Hello students, welcome to BDSK e-learning platform. This is class 12th and we are reading Flamingo, English textbook for class 12th. Now we have already completed our first poem for this particular book. Now we are starting on with the second poem, that is on page number 92. Alright. Second poem's name is An Elementary School Classroom in a Slum. An elementary स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. स्लम मीन्स झोपड़पट्टी, झोपड़ी. ठीक है, तो ऐसा एक क्लासरूम देखना है हमें जो झोपड़पट्टी में बसा हो, गरीब क्लासरूम. बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स नो अबाउट द पोएट. स्टीफन स्पेंडर lived from 1909 to 1995. He was an English poet and an essayist. वह एक इंग्लिश के कवि थे और एक निबंधकार थे, निबंध लिखते थे. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. उन्होंने डिग्री कंप्लीट किए बिना ही यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑक्सफोर्ड में छोड़ दिया. एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. और 1930 में वे बर्लिन चले गए. स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. स्पेंडर को क्या था? स्पेंडर को, हमारे पोएट को बहुत लगाव था, इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स से. ठीक है. एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट. और उनके हिसाब से, स्पेंडर के हिसाब से, वे अपने आप को एक समाजवादी मानते थे. सोशलिस्ट मतलब समाजवादी. एंड पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट मतलब होता है शांति प्रिय, या फिर आप कह सकते हो शांतिवादी, जो शांति पसंद रखता हो. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. स्पेंडर ने जो किताबें लिखी हैं उनमें ज़्यादातर कविताएं जो हैं वो डेडिकेशन है, मतलब किसी को डेडिकेटेड हैं, जैसे आप किसी के लिए कुछ करते हो. द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, तो ये सब उनके लेख का नाम है. द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, आधुनिक जगत में क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो है द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी. वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है उन्होंने, स्पेंडर ने, जिसका नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया के अंदर दुनिया. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम. ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. इस कविता के माध्यम से, इस कविता के ज़रिए कवि हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कह रहा है. कैसी चीज़ें हैं? सोशल इनजस्टिस, समाज में फैले हुए जो भेदभाव हैं, ठीक है, जो अन्याय है, उसके तरफ इशारा करने की कोशिश की है. एंड क्लास इनइक्वालिटी, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है. तो ऐसे ही जो भेदभाव, जो बांटा गया है लोगों को क्लास के ऊपर, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कवि ने इसमें प्रयास किया है. स्टार्टिंग ऑफ, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. कवि कहते हैं कि इन बच्चों को देखकर ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके चेहरों पर ताज़ी हवा ने कभी दस्तक ही नहीं दी, ताज़ी हवा इनको कभी नसीब ही नहीं हुई. इनके चेहरे देखकर ऐसे लग रहा है. फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी मतलब विंडी, हवा, भरकर हवा आनी. लाइक रूटलेस वीड्स. और यहाँ पर और कवि क्या कहना चाहता है कि ये वीड मतलब अनवांटेड ग्रास, जो अनचाहा घास फूस, जो कचरा उग जाता है अपने आप, उसे कहते हैं वीड. तो रूटलेस, ये कहता है ये ऐसे घास हो गए हैं, इनकी तुलना उस घास से की जा रही है जिसका कोई अच्छा सुदृढ़ जड़ ना हो, जो जड़ के बिना ही पनप रहा हो. तो इससे कवि क्या बताना चाह रहा है? कवि ये कहना चाह रहा है कि इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, इनको शारीरिक और मानसिक तौर पर पर्याप्त पोषण का अभाव हो गया है, इनको खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके वजह से इनका शरीर दुर्बल होता जा रहा है. द हेयर टोन राउंड देयर पैलर. इनके चेहरे पर एक अलग तरह का पीलापन फैला हुआ है, जो
कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाता है, इफ समवन फॉल्स सिक, समवन इज़ नॉट कीपिंग वेल, देन हिज जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेस यू गाइज विल कम टू नो वेदर ही इज़ रियली नॉट फीलिंग वेल और ही इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग। अगर कोई नाटक कर रहा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि चेहरे पे कुछ हुआ नहीं है, आप बीमार नहीं हो। और कोई वास्तव में बीमार हो जाता है तो उसके चेहरे से पता चलने लगता है। तो कवि कहता है कि इन बच्चों को देखकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मानो ये बहुत दिनों से बीमार हैं, इनके चेहरे पर एक बीमारी झलक रही है, पीलेपन का आभास हो रहा है। वहीं पर एक लंबी लड़की बैठी रहती है, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। कवि कहता है वहाँ पर एक लंबी लड़की भी उपस्थित है जो लंबी है और उसका भारी सर नीचे झुका हुआ है। अब कवि ये बताना चाहता है कि हो सकता है उसका सर शर्म से झुका हो, या दिन भर की थकान से झुका हो, या फिर वो शारीरिक कोई पीड़ा से जूझ रही है और अपनी गरीबी को कोस रही है कि मैं क्यों ऐसे गरीब हो गई, और इसी शर्म से वह अपना सर नीचे किए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, वहीं पर एक और ऐसा छात्र है जिसकी तुलना कवि ने पेपर सीमिंग बॉय, मतलब वो इतना पतला था, ही वॉज सो थिन दैट द पोएट इज़ कंपेयरिंग हिम विथ अ पीस ऑफ पेपर। एक कागज़ से उसकी तुलना कवि करता है। विथ रैट्स आइज़, और कहता है उसकी आंखें कैसी थी, जैसे मानो चूहे की आंखें हों। और ऐसा कहने पर उनका क्या तात्पर्य है, वो ये बताना चाहते हैं कि वो पतला भले था पर उसकी आंखों में एक अलग भूख, अलग लालच नज़र आ रही थी। वो लालच ये कह रही थी कि मैं क्या पाऊँ मैं ले लूँ, क्या पाऊँ मैं कर लूँ अपने लिए। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, वहीं पर एक और छात्र के बारे में कवि उल्लेख करता है। वो बताते हैं कि ओवर देर वॉज वन पर्टिकुलर बॉय which seems as if who seemed as if his growth was stopped। ऐसा स्टंटेड मतलब होता है कि किसी की बढ़ंत अगर रुक जाती है बीच में ही, जैसे कोई 6 फुट का होने वाला रहता है, 4 फुट के पहुंचने के बाद ही उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाती है, तो उसे कहते हैं स्टंटेड। तो कवि एक ऐसे छात्र के बारे में बताता है जो स्टंटेड है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो उसका बढ़ना बीच में ही किसी ने रोक दिया हो। अनलकी हेयर, वो कहता है, कवि कहते हैं कि यह बालक विरासत में अपने माता पिता से यह बीमारी पाया है। कौन सी बीमारी पाया है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों का आकार अलग हो जाता है, जैसे हाथ जिस आकार का है उस रूप में वैसा नहीं रहता है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं। तो ऐसी बीमारी उस बदनसीब छात्र को अपने माता पिता से मिली है। और वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल्ड डिसीज़। नार्ल डिसीज़ मतलब वही हड्डियों का कोई अलग आकार हो जाना, ठीक है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो यह छात्र, बदनसीब छात्र जो अपने माता पिता से बीमारी लेकर पैदा हुआ है, वो क्या कर रहा था? अपने जगह पर बैठकर अपना लेसन रिसाइट कर रहा था। रिसाइट मतलब टू रीड अलाउड। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और वहीं उसी क्लास में एकदम पीछे की तरफ जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा फैला हुआ था और कवि को वह छात्र दिख नहीं रहा था, पर कवि को सिर्फ उस छात्र की आंखें नज़र आ रही थी। हिज आइज़ लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखें ऐसी नज़र आ रही थी कवि को, ऐसा मानो जैसे वो कोई सपने में जिंदा है, कोई सपना देख रहा है, कोई स्वप्न में है। कौन से स्वप्न में है? ऑफ स्क्विरल्स गेम, वो बाहर देख रहा था, उसका ध्यान क्लास में, कक्षा में नहीं था, और वो बाहर देख रहा था, बाहर गिलहरियों के खेल को देख रहा था। स्क्विरल्स गेम। इन ट्री रूम, वह ऐसी कल्पना के सपने में चले गया है जहाँ पर उसे एक ऐसा कमरा दिखाई दे रहा है जहाँ पर पेड़ ही पेड़ हैं, एक ऐसा कमरा जिसमें ट्रीज़ भरे हुए हैं। अदर देन दिस, और कवि कहता है कि इससे पता चलता है वह लड़के के मन में बाकी सब ख्याल थे, सिर्फ क्लासरूम वाले ख्याल को छोड़कर। अदर देन दिस। अब आगे
कवि हमें बताता है क्लासरूम की हालत। अभी तो बच्चों के बारे में बताया कि एक बच्चा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार है, पोषण नहीं मिला है, उसे खाने को नहीं मिला है। एक लड़की बैठी है जो शायद शर्म से या थकान के मारे सर नीचे करके बैठी है। फिर एक लड़का है जो अपने माता पिता से बीमारी लेकर पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब कवि बताता है क्लासरूम की कंडीशन बता रहा है। ऑन सार क्रीम वॉल्स, क्रीम वॉल्स बताने का मतलब ये होता है विच इज़ नॉट वाइट इन कलर। ठीक है, तो हो सकता है मट्टी, धूल मिट्टी के कारण वहाँ की जो दीवारें हैं वो क्या हो गई हैं, कलर छोड़ रही हैं। ठीक है, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, और वहीं पर उन दीवारों पर जिनका कलर छूट रहा है, पेंट गिर रहा है, उन्हीं दीवारों पर कुछ डोनेशन, जो दान दी गई कलाकृतियाँ हैं, ठीक है, आर्ट इफ़ेक्ट्स, और जो दान किए गए पेंटिंग्स हैं, ये सब उन दीवारों पर टंगी हुई हैं। अब दान किए गए इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जाहिर सी बात है झोपड़पट्टी में बसा हुआ एक क्लासरूम है और जो बहुत गरीबी से जूझ रहा है। वहाँ के पढ़ाने वाले भी गरीब हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले भी गरीब हैं, इतने गरीब कि उनको पेट भर के पोषण भी नहीं मिल रहा है और नई किताबें और नए बुक्स खरीदने का सपना ही छोड़ दो। ठीक है, तो कवि आगे कहता है डोनेशन में मिली हुई जो जो चीज़ें हैं वो दीवार पर टंगी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? शेक्सपियर्स हेड, उसी में एक शेक्सपियर की पेंटिंग थी, उस पेंटिंग में शेक्सपियर टकले दिखाए गए हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, तो क्या दिखाया जा रहा है, जैसे मानो सुबह का सूर्य कैसे निकलता है, हमें दिखाई देता है जब सूर्योदय होता है, मान लो उसी से शेक्सपियर के सर की तुलना कवि ने की है। क्लाउडलेस एट डॉन, और कहना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब बादल नहीं रहते हैं तो उस समय सूर्य कैसे हमें दिखता है, सूर्योदय के समय, वैसा ही ये मानो ये पेंटिंग इनको दिख रही थी। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, वहीं पर एक डोम बना हुआ था, शहर का मैप था, ठीक है, वर्ल्ड मैप रखा था, और टायरोलीज वैली, एक ऐसी वैली है जिसका नाम है टायरोलीज वैली, वहाँ पर अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फ्लावर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर फ्लावर्स आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ पर एक मैप भी बना है। पर कवि ये बताना चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद तो हैं, पर यहाँ पर जो बच्चे इन चीज़ों को रोज़ देखते हैं, उन चीज़ों को देखकर इन बच्चों के मन में कोई भी प्रेम भाव नहीं है, कोई पसंद वाला भाव नहीं है। इनको जो मैप वहाँ लगा है उस मैप से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी दुनिया क्या है, वो दुनिया जो इनको अपने क्लासरूम से खिड़की के बाहर देखने पर मिलती है, और जो वहाँ पर मैप, दुनिया का जो वर्ल्ड मैप लगाया गया है वो इनके किस काम का है। इनको कभी वहाँ सब जगहों पर जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बन पाएगा इनका, है ना, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और गरीबों से कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है, गरीबों को हमेशा दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है। नोबडी वांट्स टू लव द पुअर, ठीक है। सो गरीबों को अगर प्यार नहीं मिलता है, प्यार का अभाव रहता है, तो उनके मन में नफ़रत बस जाती है। वही नफ़रत इनके मन में भी बस गई है और इनको शेक्सपियर एक बुरा आदमी लगता है। वर्ल्ड मैप जो देख रहे हैं वो मैप भी इन्हें पसंद नहीं है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, और इन बच्चों के लिए ये खिड़कियों के बाहर की जो दुनिया है वही दुनिया इनकी अपनी है, और जो ये मैप, वर्ल्ड मैप लगा है, वो वर्ल्ड मैप इनका नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, और कवि कहता है कि इस वर्ल्ड मैप में इनका जो भी भविष्य है वो एकदम घने बादलों से, फॉग से ढका हुआ है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और आगे बताता है कि इनका भविष्य अगर आप कल्पना करने की कोशिश करो तो इनका भविष्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक बहुत पतली सड़क है, ठीक है,
और जिसको बहुत आगे देखो तो ऐसा लगता है आगे उसे सील कर दिया गया है और बाहर का आकाश नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड। कवि कहना चाह रहा है कि बच्चों के मन में शेक्सपियर की जो इमेज है, प्रतिमा है, वो क्या है? विकेड है, बुरा, इविल। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप क्या है उनके लिए? एक गलत एग्जाम्पल है। एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जा रहा है जो दुनिया उन्होंने ना कभी देखा है और ना ही कभी जानने की उनकी इच्छा होती है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। वो कहता है वहाँ पे जो वर्ल्ड मैप में जो शिप्स दिखाई गई हैं और जो सन और सूर्य भी वहाँ रखा गया है, वो सब उन्हें पसंद नहीं आता है और उनको कभी प्यार नहीं मिला है। इस वजह से वो हर व्यक्ति को नफ़रत की नज़र से देखते हैं और कभी उनकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। इस वजह से उनके अंदर चोरी वाला भाव भी उत्पन्न होते रहता है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ठीक है, कवि ये बताना चाह रहा है कि उनका जो जीवन है वह जीवन एकदम कंजूसी से भरा है, क्योंकि उनके पास पैसे है ही नहीं खर्च करने के लिए। ठीक है, और जो भी कपड़े वगैरह वो पहनते हैं उनमें होल्स हो गया है। उनके नसीब में भी मानो ऐसा हो गया है कि जैसे नसीब में बहुत सारे रेशे पड़ गए हैं, चिंगड़न आ गई है और उनका नसीब अच्छा, स्वच्छ, दर्शनीय, देखने लायक नहीं है। On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. आगे कवि कहता है कि इन बच्चों का शरीर देखकर ऐसा लगता है इनकी चमड़ी इतनी पतली हो गई है कि चमड़ी के पार की जो हड्डियां हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप जान लो कि कितने कुपोषित ये बच्चे हैं। और उन्होंने पहना है चश्मा जो स्टील का बना हुआ है। स्टील के चश्मे कितने वजन होंगे, कितने भारी होंगे, है ना? विथ मेंडेड ग्लास, और उनमें उस स्टील के चश्मे में कांच लगाया गया है और कांच को मोड़ कर बनाया गया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, और ऐसा देख कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पत्थर के बीच में कुछ कांच के टुकड़े गिर गए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। उनके पास जितना भी समय है और जितनी भी जगह है वो सिर्फ उस झोपड़ी में ही ख़त्म हो जाती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है? वो वर्ल्ड मैप देखने पर क्लासरूम के अंदर जो लगा है, अगर उनको वहाँ पर वर्ल्ड मैप में कुछ मार्किंग करने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या बना पाएंगे? वहाँ पर सिर्फ अपनी झोपड़ी का आकार ही बना पाएंगे और कुछ नहीं। अनलेस, और ये सब कब तक चलते आएगा? जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, गवर्नर मतलब जो वहाँ का गवर्निंग बॉडी है, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रूल देम एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन्स सेफ्टी, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनको आगे आना होगा। इंस्पेक्टर जो एजुकेशन इंस्पेक्टर होते हैं, जो इंस्पेक्शन करते हैं क्लासरूम का, स्कूल का, कॉलेजेस का, उनको आगे आना होगा। विजिटर जो स्कूल में विज़िट करने आते हैं। This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब ये जो मैप है, कवि कहता है कि जो इंस्पेक्टर, गवर्नर और विजिटर है, इन लोगों से वो आग्रह कर रहा है कि जो मैप में जो दुनिया दिखाया गया है वो दुनिया कब उन्हें दी जाएगी, कब उन्हें उस दुनिया से रूबरू कराया जाएगा, कब उनके मन का और उनके क्लासरूम का दर्पण और खिड़की खोला जाएगा और कब उन्हें बाहर की दुनिया देखने को नसीब होगी। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, जो इनके जीवन को और इनके भविष्य को एक मरुस्थल के जैसा बना दिया है। ठीक है, कैटाकॉम्ब्स अलॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विथ एक्सकवेशंस। एक्सकवेशंस मतलब पुरातत्व वाले विभाग वाले जो होते हैं, हिस्टोरियंस, वो पहले की कोई भी चीज़ खोज करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले होता है खुदाई। वो खोद कर पुरानी चीज़ों को निकालते हैं, देखते हैं क्या है, कितने साल पुराना है। तो ऐसा ही एक अंडरग्राउंड गैलरी बना है। ठीक है, कहाँ पर है ये? रोम में है। वहाँ पर ऐसे ही खोद के आजू बाजू उस गैलरी के खुदाई हुई है और खोद कर जगह रखी गई है। वहाँ पर पहले के ज़माने में 17वीं सेंचुरी में दफन किया जाता था लोगों को। तो कवि कहता है कि ऐसे ही कई सारी
उम्मीदें और कई सारे सपनों का दफन हुआ है इनके जीवन में, और इनके इष्ट मित्रों में और परिवार सदस्यों में कितने लोगों के कई सपने जो कभी साकार ही नहीं हुए वो दफन पड़े हैं। उनको बाहर लाने का उत्तरदायित्व किसका है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग देम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? द गवर्नमेंट, द गवर्नर, द विजिटर एंड द इंस्पेक्टर। वो कहता है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। वो कहता है कि इनके लिए भी वो सारी छूट मिलनी चाहिए जो बाकी अन्य लोगों को मिल रही है, बाकी अमीर लोगों को मिल रही है। जो उनके लिए चीज़ें हैं वही इनके लिए भी होना चाहिए, ऐसा कवि आग्रह करता है। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स। वो कहता है कवि कि इन बच्चों को हरे खेत दिखाओ, इनको धन धान्य से भर दो, इनको पता होना चाहिए कि अच्छा अनाज क्या होता है, इनको अच्छा खाना भोजन भरपेट मिलना चाहिए। और क्या कहता है? एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। वो बोलता है उनके जीवन को और उनकी दुनिया को वास्तविकता का रूप दे दो। जो उनकी ख्याली दुनिया है उस ख्याल से वो बाहर आ जाएं, और उनको एक सुनहरा गोल्डन अजूल, एक सुनहरा मौका दिया जाना चाहिए जिससे वे अपना भी भविष्य सामान्य लोगों की तरह बना सकें और जी सकें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और वो कहते हैं कि बच्चों को हरे खेत दिखाओ, उनको अपना वर्ल्ड दिखाओ, और उनकी आँखों को अच्छी किताबों के दर्शन कराओ, अच्छी पढ़ाई कराओ। ठीक है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। वो कहता है इतिहास वही बना सकते हैं जिनकी भाषा सूर्य तक, सूर्य की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और जो ज्ञान पा चुका है, जो शिक्षित हो गया है और पढ़ लिख लिया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि कवि की जो भी बातें हैं मैं आपको सफलतापूर्वक बताने में कामयाब हुआ, और आपको इसका कोई भी डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोई अच्छी बढ़िया दूसरी कविता पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड डू टेक केयर, स्टडी गुड एंड बी गुड। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।